नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर आर.एस. खंगारोत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेंस की परीक्षा पास करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब हमारी बारी है इंटरव्यू की। सबसे पहले तो इंटरव्यू के बारे में ये समझें कि इंटरव्यू से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने मेंस की परीक्षा पास कर ली है, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने बहुत बड़ा काम पहले कर लिया है और आप एक अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इंटरव्यू इज़ ओनली 12.5% ऑफ द टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि अब केवल 12.5% के लिए आपको संघर्ष करना है और ये आपका अंतिम चरण का संघर्ष होगा। खास बात यह है कि इसकी हम तैयारी कैसे करें और इसका एक फ्रेमवर्क कैसे तैयार करें, इस पर विचार करना चाहिए। मूल रूप से इंटरव्यू को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसका पहला भाग होता है जब विद्यार्थी कैंडिडेट इंटरव्यू बोर्ड के बाहर होता है, और इसका दूसरा भाग होता है जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने होते हैं। ये दो भाग मोटे तौर पर हम कर सकते हैं। पहले भाग में आपको दो मूल रूप से ऐसे विषय है जिस पर गौर करना चाहिए। बाहर सबसे पहले आपको एक अपनी फाइल तैयार कर लेनी चाहिए। आपकी जो भी प्रोफाइल है, आपका जो भी करियर आपके सामने रहा है, उसके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी इंडेक्सिंग आप कर लीजिए। उनकी इंडेक्सिंग इस तरीके से कर लीजिए कि इंटरव्यू बोर्ड में मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न और सवाल ये पूछा जाता है कि आपने स्कूल में पढ़ते हुए क्या क्या एक्टिविटीज़ में और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, तो आपको तुरंत ये मालूम होना चाहिए इंडेक्स के आधार पर कि ये एक सर्टिफिकेट है, आपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, तो वो तुरंत सर्टिफिकेट आप इंडेक्सिंग यदि किया हुआ है तो आप तुरंत उनको दिखा सकते हैं। फाइल तैयार करने का एक सबसे बड़ा जो लाभ हमें मिलता है वो ये है कि जिस तरह से हम फाइल को कैरी करते हैं और हमारा जो गेट है, यानी हमारा जो पोस्चर है, वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस हमारे सामने आएगा कि हम उस कॉन्फिडेंस के साथ उस फाइल को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें इंटरव्यू बोर्ड फेस करने से पहले करना चाहिए वो है कि हम एक अपनी फाइल तैयार कर लें, और वो फाइल इंडेक्सिंग करके कंप्लीट होनी चाहिए और सीक्वेंस में हमारे सर्टिफिकेट उसमें लगे हुए होने चाहिए। दूसरा, बाहर रहने पर हमारा ड्रेस कोड होता है। ड्रेस के बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप ऐसी यूनिफॉर्म पहने, ऐसे वस्त्र पहने, ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। आमतौर पर लड़कियों को ये कहा जाता है कि आपको साड़ी पहननी चाहिए। आपसे ये कहा जाता है कि साड़ी हमारा बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस है और इसलिए हमें इसको प्रेफर करना चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें साड़ी उसी समय पहननी चाहिए जब हम उसमें कंफर्टेबल फील करें। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको एक डिसेंट ड्रेस पहनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। खास बात यह है कि उसी दिन के लिए, यानी जिस दिन हमें इंटरव्यू में जाना है, उसी दिन के लिए न्यू ब्रांड हमारा जो फुटवेयर है वो नहीं होना चाहिए। ब्रांड न्यू फुटवेयर नहीं पहनना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी फुटवेयर आप पहनकर इंटरव्यू में जाने वाले हैं उसकी आपको हफ्ते भर पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि उस फुटवेयर को जिसको आपको पहनना है उसको लेकर आप अभ्यस्त हो जाएं और कंफर्टेबल फील करें। ये दो ऐसे विषय हैं जो आपको इंटरव्यू से पहले ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचते हैं। इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचने पर आपको बैठने के लिए कहा जाता है। आप थैंक्स कहकर अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। बैठने के लिए आपका पोस्चर थोड़ा ठीक होना चाहिए। ठीक होने का अर्थ ये हुआ कि हम जब चेयर पर बैठते हैं तो आमतौर पर चेयर के आगे के हिस्से पर जाकर बैठ जाते हैं और उससे हमारे जो कंधे हैं, शोल्डर्स हैं, वो सामने झुक जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो सीट है उसको कुर्सी के बिल्कुल पीछे तक टच कर लीजिए, ताकि आपकी जो बैकबोन है, आपकी जो बैक है, वो स्ट्रेट रहे और आप आराम से कंफर्टेबल होकर सामने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठ सकते हैं। तो
एक तो रहा इंटरव्यू बोर्ड फेस करने से पहले और एक इंटरव्यू बोर्ड के अंदर पहुंचने के बाद। अब प्रश्न ये है कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें जिसके तहत हमारा इंटरव्यू फिक्स होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू का दायरा क्या हो सकता है, इंटरव्यू का फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इसके लिए हम इसके दो भाग करते हैं। पहला भाग है, हमने कहा वर्ल्ड, उसके बाद हम बात करते हैं नेशन, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट, और उसके बाद हमारा नेटिव टाउन या सिटी। ये हमने 4 भाग किए। अब हमें क्या करना चाहिए, इसको अलग अलग भागों में विभाजित करना है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल, ये हमारे इश्यूज होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में ये देखना चाहिए कि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए कि सोशल इश्यूज क्या हैं, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं और कल्चरल इश्यूज क्या हैं। कई बार सोशल और कल्चरल इश्यूज होंगे, वो मिक्स्ड अप होंगे, यानी एक दूसरे से प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने इश्यूज क्या हैं। पॉलिटिकल इश्यूज की बात हो सकती है, सोशल इश्यूज की बात हो सकती है, इकोनॉमिक इश्यूज की बात हो सकती है, कल्चरल इश्यूज की बात हो सकती है। यदि आज हमसे कोई ये पूछता है कि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा इशू हमारे सामने क्या है, तो हमारा ये मानना है कि कोविड-19 ये हमारे सामने एक वर्ल्ड क्राइसिस के रूप में उभर कर आ रही है। अब हमसे जब कोई पूछता है कि ये कोरोना क्या है, तो हम कहते हैं कि साहब ये एक वायरस है और ये इससे जो है तबाही हो रही है और इससे जो है बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। ये हमारा बात करने का तरीका इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको एक कैंडिडेट के रूप में आपको ये बताना है कि आप एक बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं, और एक बहुत जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप इसकी अहमियत को समझते हैं। कोरोना की जो महामारी है उसकी डेप्थ क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। सबसे पहले तो कोविड-19 का अर्थ क्या है। कोविड-19 का अर्थ बहुत सरल है, कोरोना वायरस डिजीज, और आगे 19 क्यों लगा हुआ है। हम कहेंगे कि 19 में ये हुआ इसलिए इसको 19 नाम दे दिया, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिक रूप से ये बताना पड़ेगा कि इसे 19 क्यों रखा गया। फर्स्ट केस चाइना में वुहान नामक स्थान पर रिपोर्ट हुआ, कौन सी तारीख को, 31 दिसंबर 2019 को, और इसीलिए WHO ने इसको नाम दिया कोविड-19। कोविड-19 का अर्थ सीधा सीधा सरल भाषा में हो गया कोरोना वायरस डिजीज 19। ये नाम किसने दिया, ये WHO का नाम है, और WHO के माध्यम से पूरे विश्व में इसको ये नाम दे दिया गया। अब इसके परिणाम क्या होने वाले हैं, अभी हम क्या सफ़र कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसकी इंटेंसिटी क्या होने वाली है, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि कोरोना वायरस जैसी ये महामारी है, वैश्विक महामारी है, ऐसा हमारा कहना है कि मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आमतौर पर अखबारों में हम पढ़ते आए हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आने वाला ये सबसे बड़ा संकट दिखाई देता है, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उसका प्रभाव था वो बहुत सीमित था। बहुत सीमित इस मायने में था कि केवल यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर इसका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दिया, अमेरिका के लैंड पर इसका कोई असर नहीं था, एशिया के कुछ कंट्रीज पर इसका प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां उस समय नहीं थी। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोरोना को
इस कोविड-19 को आपको इस तरीके से सामने इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखना चाहिए कि आप ये बता सकें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तुलना में ये संकट उससे भी गहरा है और आप इस बात को समझते हैं। उसके बाद इसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं। अब उस परिणाम में आप ये कहेंगे इसमें बहुत से लोग मर रहे हैं, इसमें बहुत से लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये तरीका आपका इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं होना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि इसका सबसे पहला आर्थिक परिणाम क्या हो सकता है। जब आर्थिक परिणाम की बात करते हैं तो इसकी तुलना आपको 1929-30 में आने वाली आर्थिक मंदी से करना चाहिए। उस समय आर्थिक मंदी में क्या परिस्थितियां थी, क्या उससे भी कोई विकट परिस्थिति आगे आने वाले समय में आने वाली है, इसका विवरण आपको देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके आर्थिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके सांस्कृतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से आपको समझाना चाहिए ताकि इस मुद्दे पर आप गंभीर चर्चा इंटरव्यू बोर्ड के सामने कर सकें। कहने का अर्थ ये रहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने ये बताना चाहिए कि एक यंग सिटीजन नागरिक होने के नाते आपको अपनी जिम्मेदारी की जानकारी है और उसी जिम्मेदारी के साथ आप अपनी बात अक्रॉस द टेबल यानी इंटरव्यू बोर्ड के सामने रख सकते हैं। और क्या समस्याएं विश्व के स्तर पर हो सकती हैं, उसमें हम पिछले दिनों में रेसिज्म की प्रॉब्लम देख रहे हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेसिज्म की प्रॉब्लम विश्व स्तर पर क्या है। उसी संदर्भ में आपको ये जानना चाहिए कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। आप देखिए, अमेरिका जैसे देश में क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसको हम अमेरिका की खोज का श्रेय देते हैं, उसकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जानना चाहिए कि ये रेसिज्म की जो प्रॉब्लम है इसकी जड़ कहाँ है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर हम अपनी बात आगे कह सकेंगे। कई बार हमसे ये पूछा जाता है, मेरे जैसे इतिहास के विद्यार्थी से पूछा जाता है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। कई बार ये हमसे कहा जाता है कि आप इतिहास में केवल गड़े मुर्दे उखाड़ते, उसके अलावा आप कुछ नहीं करते। हम इतिहास के विद्यार्थियों पर ये आरोप लगाया जाता है। लेकिन इस बात को समझें कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। आप इसका जवाब कई बार देने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि जो प्राचीन काल में पहले जो कुछ भी हुआ उसका हमें ज्ञान हासिल होना चाहिए। हम ऐसी कोई समस्या जो हमारे सामने है, जो पहले हुई, उस पर हम गौर करें और आगे आने वाले समय में हम उसी तरह के कदम उठाएं जिससे कि वो समस्या दोबारा ना दोहराई जाए। ये सारी बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि आंसर जब कभी भी इंटरव्यू बोर्ड में दिया जाता है बहुत टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इसका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए। वर्तमान को सही संदर्भ में समझने के लिए इतिहास का ज्ञान जरूरी है। क्यों पढ़ रहे हैं हम इतिहास? हम इतिहास इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक ढंग से समझना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि हमारा ये समाज ऐसे बिहेव क्यों करता है। आप जानना चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसे बिहेव क्यों करता है, तो इसके लिए आपको उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी उसके इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाइए, आपसे डॉक्टर सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? अच्छा भाई बताइए कितने दिन से बुखार है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्तमान को जानने के लिए आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना चाहता है। हमारे चीन के साथ विवाद की स्थिति है। अब प्रश्न ये है कि चीन के साथ जो विवाद है उसको जानने के लिए हमें उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम बात जब रेसिज्म की कर रहे थे तो रेसिज्म की समस्या को समझने के लिए हमें उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस से आपकी नाराजगी है या रेसिज्म की जो समस्या है उससे आपकी समस्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसी भी घटनाक्रम में यदि आप उस पर उत्तर देते हैं तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी तरह से और क्या प्रॉब्लम हमारे सामने विश्व के संदर्भ में है? हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है
क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज की हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, और जैसे ही क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, एनवायरनमेंट चेंज की हम बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की हम जब बात करते हैं, तो हमारा सीधा सीधा ध्यान उस छोटी सी एक बच्ची के ऊपर जाता है जो अभी पिछले साल 16 वर्ष की थी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। 17 वर्ष की वो लड़की है और उसका नाम ग्रेटा थनबर्ग है। ग्रेटा थनबर्ग का नाम तुरंत हमारे जहन में आना चाहिए। कौन है ये ग्रेटा थनबर्ग? ऐसा उसने क्या किया जिससे कि पूरा विश्व उसकी तरफ आकर्षित हो गया, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी उसके बारे में कुछ न कुछ टिप्पणी करनी पड़ी। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक ऐसा सेंटेंस उसने कहा, पॉलिटिशियंस को ऐसा सेंटेंस उसने कहा जो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सेंटेंस था। उसने सभी दुनिया के पॉलिटिशियंस से कहा, हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू का मतलब ये हुआ कि आपको ये हिम्मत कैसे हुई कि आप हम जैसी हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए ऐसे नियम और कानून बनाएं जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो। इसीलिए उसने इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया, हाउ डेयर यू। इस एक सेंटेंस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। मेरा कहने का अर्थ यह है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या है, क्लाइमेट चेंज की समस्या क्या है, इसके बारे में आपको बैकग्राउंड सहित पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप उसका ठीक ढंग से विवरण रख सकें। और याद रखें, इंटरव्यू इज नथिंग बट टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। कहने का अर्थ यह है, ऑफ बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल का अर्थ सीधा सीधा यह है कि उस दिन आप टेबल की दूसरी तरफ बैठे हैं और सामने बैठने वाले उस दिन आपसे सवाल और प्रश्न पूछ रहे हैं। और इसलिए ऑन बीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल का मतलब यह हुआ कि अपनी बात जो भी कहना चाहते हैं उसको सरल तरीके से, प्रभावी तरीके से अक्रॉस द टेबल इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में और क्या ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे क्या ज्वलंत विषय है, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। हम LGBT की बात कर सकते हैं। ये क्या समस्या है? ये एक सामाजिक समस्या क्या है जिसने पूरे विश्व को हिला कर रखा हुआ है? हम कुछ वर्ष पहले तक छुपकर इस संदर्भ में बात करते थे, अब धीरे धीरे हम इस पर खुलने लगे हैं। कहने का मतलब यह है कि ये एक हमारी सोशो कल्चरल इशू है जिस पर हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा कहने का अर्थ ये हुआ कि हम वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इश्यूज पर फोकस करें और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हुए हम उसका अपना एक उत्तर तैयार करें, और उसके बारे में विवरण तैयार करने के साथ ही हम अपनी बात अक्रॉस द टेबल बड़े सरल तरीके से अक्रॉस द टेबल रख सकें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। एडिटोरियल्स में भी आपको क्या करना है, एडिटोरियल्स को भी आपको सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इश्यूज में बांट लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि एडिटोरियल में भी इन अलग अलग विषयों से जुड़े हुए आर्टिकल्स आते हैं, और वो आर्टिकल्स सभी करंट इवेंट से रिलेटेड होते हैं, तो उनका अध्ययन आपको करना चाहिए। एडिटोरियल्स का प्रयोग इंटरव्यू में कैसे कर सकते हो? कोई भी एडिटोरियल जब आप पढ़ते हैं तो जाहिर है उसमें जो लेखक उस एडिटोरियल के आर्टिकल को लिख रहा है उसका व्यू पॉइंट उसमें वो दर्शाता है। यदि आप उसके व्यू पॉइंट से सहमत हैं तो आप उस व्यू पॉइंट का इस्तेमाल स्वयं अपने लिए करें और उस व्यू पॉइंट को अपना बताते हुए इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखें। कहने का मतलब यह हुआ कि आप एडिटोरियल का जो लेखक है उसके व्यू पॉइंट से सहमत हैं और अपनी बात उसी के आधार पर कह रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि एडिटोरियल के लेखक को कोट करने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यू आपका भी हो सकता है, और इसलिए यदि वो आपका है तो उसको अपना ही बनाकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखें। और यदि आप उस लेखक के व्यू पॉइंट से सहमत नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यह कहना चाहिए कि आमतौर पर इस विषय पर यह धारणा है, आमतौर पर इस विषय पर यह धारणा है,
लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात मानता हूं या मानती हूं कि मेरा व्यू पॉइंट ये है। और जब आपने ये कहा कि मेरा व्यू पॉइंट ये है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं या मानती हूं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंटरव्यू बोर्ड को आपने ये मैसेज दे दिया कि बहुत से लोग बहुत सी बातें अपने तौर से अपने तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपका एक इंडिविजुअल व्यू पॉइंट भी हो सकता है। वो व्यू पॉइंट जरूरी नहीं सबसे सहमति रखता हो, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम रखते हुए आप अपना विचार अक्रॉस द टेबल रख सकते हैं। और ये एक बड़े इफेक्टिव तरीके से आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब रखेंगे तो ये बात उभर कर आएगी कि आपका अपना एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व है जो अपने आप में आपको दूसरों से अलग भी करता है। तो इफेक्टिव तरीके से अपनी बात जब कही जाती है तो एडिटोरियल्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको इंटरव्यू में जाने से पहले जो पिछले 6 महीने के न्यूज़पेपर्स हैं, 6 महीने के जो करंट इवेंट्स हैं, उनका अध्ययन कर लेना चाहिए और उनको इस क्रम में भागों में बांटते हुए उसका यदि आप अध्ययन करेंगे तो एडिटोरियल्स का इस तरीके से प्रयोग और इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में आपने ये सब तैयारी कर ली है। उसके बाद हम अपने नेशन पर आ जाते हैं। अपने राष्ट्र के संदर्भ में बात की जाए तो राष्ट्र के संदर्भ में भी हम ये बात कहेंगे कि कोविड-19 का भारत पर क्या असर हो रहा है। क्या भारत उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है? क्या भारत उन समस्याओं का सामना ठीक ढंग से कर पा रहा है? उसमें क्या खामियां हैं? और उसके साथ साथ हमने शुरू में ये इंप्रेशन दिया कि कोविड-19 का सामना करने में भारत सबसे आगे है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि एक टर्निंग पॉइंट आया और उस टर्निंग पॉइंट के आने के बाद हमारे यहां पर परिस्थितियां बदल गईं। और वो परिस्थितियां कौन सा इवेंट था जिससे बदल गई? हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आई लेबर की, माइग्रेंट लेबर्स की हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आई। और माइग्रेंट लेबर्स की जो समस्या थी शायद हम उसको ठीक ढंग से टैकल नहीं कर पाए। माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या क्या थी, इसका प्रभाव कहां से कैसे आया और फाइनली इसका आने वाले समय में क्या असर पड़ा? माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या यह थी कि ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में चारों तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर अलग अलग सरकारों ने इस तरीके से लगाने की कोशिश की कि उस पॉलिटिकल प्रेशर में हमने बड़ी जल्दबाजी में इन माइग्रेंट लेबर्स के लिए वो एक निर्णय कर लिया जो शायद हमारे लिए विपरीत सिद्ध हो रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स की जैसे ही समस्या पॉलिटिकल प्रेशर से प्रभावित हुई तो हम उसको सही ढंग से टैकल नहीं कर पाए। अब माइग्रेंट वर्कर्स क्या चाहते थे? माइग्रेंट वर्कर्स ये चाहते थे कि जिस स्थान पर उन्हें काम करने को मिल रहा है वो अपने गंतव्य स्थान पर, अपने नेटिव प्लेस पर, अपने स्थानीय जो भी उनका मुकाम है वहां जाना चाहते थे। इसके लिए पॉलिसी गवर्नमेंट को इस तरीके से बनानी चाहिए थी कि माइग्रेंट वर्कर्स को उनको जिस स्थान पर वो हैं उनको सारी सुविधाएं वहीं उपलब्ध करवानी चाहिए थी, जैसे उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और तमाम जो रोजाना की रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनको उन्हें पूरा उसी स्थान पर करना चाहिए था जहां पर वो माइग्रेंट लेबर्स स्टेशन्ड थे, यानी जहां पर वो स्थित थे। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन की परिस्थितियां धीरे धीरे बदली और हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़े तो उन्हीं वर्कर्स का प्रयोग हम उन उद्योग में, इंडस्ट्रीज में, कारखानों में कर सकते थे जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट के रूप में सामने उभर कर आया। तो कहने का मतलब है कि भारत ने कोविड-19 जैसी समस्या का सामना बड़ी सफलतापूर्वक पहले किया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ गया जिससे ऐसा लगा कि ये हमारी समस्या हाथ से शायद ना निकल जाए। फिर भी सरकारें अपने अपने तौर पर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रही है और उन समस्याओं को सुलझाने के भी प्रयास निरंतर जारी हैं। अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। आने वाले समय में हमें सभी को
किसी न किसी एक वैक्सीन का इंतज़ार है और उस वैक्सीन के आने से शायद इस समस्या का हल निकल जाएगा। लेकिन हमें भारत के संदर्भ में किसे सही मानना चाहिए? सबसे पहले हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO की जो गाइडलाइंस है उस पर गौर करना चाहिए। WHO जो कहता है उसे हम ऑथेंटिक माने और उसे ऑथेंटिक मानने के बाद ही उसी की गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हम भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो वो ICHMR की हमें ध्यान दिलाता है। हमें ICHMR क्या कह रहा है, उसकी क्या गाइडलाइंस है, उस पर गौर करना चाहिए। बाकी हमें जो भी फॉल्स जो न्यूज़ हमें मिलती है, जो फेक न्यूज़ हमें मिलती है, उस पर गौर नहीं करना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि WHO की गाइडलाइंस और भारत के संदर्भ में जो विज्ञान का सबसे उच्च दर का, उस उच्च कोटि का जो हमारा विभाग है, उसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं उस पर गौर करना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले WHO ने ये कहा कि ये बात ठीक है कि दुनिया में वैक्सीन बनाने की बात चल रही है और इसमें कोई शक नहीं कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान करिए, WHO ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि देयर माइट नॉट बी अ सिल्वर बुलेट, यानी आने वाले समय में कोई सिल्वर बुलेट जैसा कुछ मिल जाने वाला है, ऐसी हमें कोई आशा नहीं है। मतलब इसका अर्थ यह है कि हमें कोई ऐसा रामबाण नहीं मिल जाने वाला है जिससे कि इस समस्या का समाधान जड़ से पूरे विश्व पे समाप्त हो जाएगा, ऐसी संभावना नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी हमें आशावादी होना चाहिए और आशावादी होते हुए हमें आने वाले समय में उस वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए जिस पर हम अमल कर सकें और इस समस्या का समाधान भारत के संदर्भ में कर सकें। अब कई बार हमें ये सवाल पूछा जाता है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इस कोविड-19 की जो समस्या है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते किस तरीके से इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो हम वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लेकर बैठ जाते हैं और हम उनको गिनाने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, जबकि आपको ये समझना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी क्या है। प्रशासनिक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अपनी किसी योजना को अमल नहीं करवा सकता। तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, उसका जवाब आपको इंटरव्यू बोर्ड को देना चाहिए। आपको सीधा सीधा ये कहना चाहिए कि सरकार की जो नीतियां हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उनको हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और आप बहुत सरल शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा या करूंगी और उसी के आधार पर मैं हमारे जिले में तहसील स्तर पर जहां कहीं भी इस समस्या का समाधान करना है तो उस पर मैं अमल करूंगा या करूंगी। उसके अलावा यदि आपके पास खुद की स्वयं की कोई योजना है तो उस योजना को आपको सरकार के सामने रखना चाहिए, सरकार से सलाह मशवरा करना चाहिए, सरकार से एडवाइस लेनी चाहिए और सरकार उस पर जो भी एडवाइस आपको देती है उस पर आपको अमल करना चाहिए। जैसे हमने हमारे स्टेट के संदर्भ में भीलवाड़ा मॉडल की बात की, तो वो भीलवाड़ा मॉडल अपने आप में कोई अलग नहीं था, वो सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर था और कुछ सुझाव जो स्थानीय स्तर पर दिए गए उस पर अमल करने की अनुमति सरकार के द्वारा ली गई थी। तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप क्या कर सकते हैं इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए और अक्रॉस द टेबल इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपनी योजना का जिक्र कर लेना चाहिए। तो नेशनल और राष्ट्र के स्तर पर हमारे सामने कोविड की समस्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है, उस पर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत के सामने और क्या चुनौतियां हैं? अभी भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत के चीन के साथ संबंधों को लेकर, अब ये चीन को लेकर समस्या क्या है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपके सामने होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चीन और ताइवान के बीच क्या समस्या है, चीन और हांगकांग के बीच क्या समस्या है और चीन और भारत के बीच क्या समस्या है। इन अलग अलग
विषयों की जानकारी, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हुए आपको देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे सामने जो नेबर्स हैं, उसमें हम पाकिस्तान की बात करते हैं और अभी रिसेंटली हम नेपाल की भी बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे जो संबंध हैं उनमें कहीं ना कहीं खटास दिखाई दे रही है। उस पर अमल कैसे किया जा सकता है, वो समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के स्तर पर बहुत सारे और भी कई विषय हैं, जैसे हम CAA की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 क्या है, इसका रिवोकेशन हो गया, उसका 1 साल पूरा हो गया। उसको लेकर अब हम आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की आने वाले समय में उसकी क्या जर्नी होगी, उसका कैसे विकास हो सकता है, उसे भारत के साथ मेन स्ट्रीम में कैसे रखा जा सकता है, ये सारी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको भारत के स्तर पर क्या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, क्या सोशल इश्यूज हैं, क्या इकोनॉमिक इश्यूज हैं और क्या कल्चरल इश्यूज हैं, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। भारत के संदर्भ में हम अभी बहुत रिसेंटली हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करने लगे हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। अंग्रेजों के ज़माने में जो यहाँ शिक्षा दी जा रही थी वो क्या भारत के अनुकूल थी, इस पर विचार करना चाहिए, और क्या समय के अनुसार हमने अपनी शिक्षा पद्धति में बदलाव किए हैं, इस पर भी गौर करना चाहिए। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और ये हमारे संदर्भ में हमें 21वीं शताब्दी के लिए और आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस तरीके से ये तैयार कर सकती है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि कोई भी नीति अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती, उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं। तो अपना कोई यदि ऐसा ठोस सुझाव हो वो भी देने का प्रयास कीजिए, ताकि आप अपना व्यक्तिगत जो भी मत है उसे आप अक्रॉस द टेबल सामने मेंबर्स के, बोर्ड मेंबर्स के रख सकें। तो राष्ट्र के स्तर पर समस्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हम राष्ट्र के स्तर पर अमेरिका के साथ कैसे रिलेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें भारत को देखना चाहिए। और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को कहाँ पाता है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो राष्ट्र के स्तर पर हमें अपनी तैयारी इन लाइंस पर करनी चाहिए। इसके बाद हम स्टेट की बात करते हैं, हम हमारे स्वयं के राजस्थान स्टेट की बात करते हैं। तो राजस्थान के बारे में सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज नए पॉलिटिकल इश्यूज और डेवलपमेंट्स राजस्थान के संदर्भ में क्या हो रहे हैं। आपसे सीधे सीधे सवाल ये पूछे जाएंगे कि ऐसी समस्याओं में गवर्नर की क्या भूमिका होती है, चीफ मिनिस्टर की क्या भूमिका होती है, और उसमें कोर्ट की मदद कब ली जा सकती है और कोर्ट हमें कहां तक मदद कर सकता है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है, उसके जो नियम हैं, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो कानून हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपसे समस्या के तौर पर यह नहीं पूछा जाएगा कि इस समस्या का समाधान आप कैसे कर सकते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में गवर्नर की क्या भूमिका है, ऐसी परिस्थिति में चीफ मिनिस्टर की और कैबिनेट की क्या भूमिका है, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या भूमिका हो सकती है, कोर्ट की क्या भूमिका हो सकती है, इसके नियम क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं, इसके रेगुलेशंस क्या हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम जब स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से संबंधित हमारी इकोनॉमी है, इसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ राजस्थान में कैसे आकर्षित कर सकते हैं। हमने देखा है पिछले कई वर्षों में कितनी सारी सरकारें आईं, उन सभी सरकारों के प्रयास ये रहे कि बड़े उद्योगपति राजस्थान में आकर
उद्योग स्थापित करें और इकोनॉमिक ग्रोथ राजस्थान में भी संभव हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को यहाँ स्थापित कर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकें। और ये जो एक हमारे ऊपर एक मोहर लगा दी गई है बीमारू स्टेट के, इससे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए आपके सामने ऐसे प्रावधान होने चाहिए, ऐसे आपके सामने समाधान होने चाहिए जो अक्रॉस द टेबल रखकर आप समझा सकें। हमारा सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है राजस्थान के संदर्भ में वो टूरिज्म है। हम टूरिज्म को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म का मतलब केवल एक टूरिस्ट को यहाँ बुलाकर उसको राजस्थान के बारे में थोड़ी जानकारी दे देने से काम नहीं चलेगा। टूरिज्म के भी अलग अलग हिस्से किए जा सकते हैं। रिलीजियस टूरिज्म अलग हो सकता है, हेरिटेज टूरिज्म अलग हो सकता है, मेडिकल टूरिज्म अलग हो सकता है, और इस तरीके से अलग अलग भागों में बांटते हुए हम वाइल्ड लाइफ की तरफ किस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देकर आकर्षित कर सकते हैं, ये सब कुछ काम हमें करने चाहिए। इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति के बारे में, हमारे यहाँ पर जो राजस्थान का जो कल्चरल बैकग्राउंड है, इसकी जो हिस्ट्री है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका लिटरेचर उपलब्ध करवाना चाहिए। इसका लिटरेचर उपलब्ध यदि होगा तो कोई भी टूरिस्ट आने से पहले यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करेगा, और आने वाले समय में और भी कई ऐसे टूरिस्ट हो सकते हैं जो राजस्थान की तरफ आकर्षित होंगे, और हम राजस्थान को एक टूरिज्म हब कैसे बना सकते हैं, स्टेट की जितनी भी सारी समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है, हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, स्टेट के स्तर पर यह ध्यान आपको रखते हुए अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह से जब हम बात करते हैं टाउन और सिटी, टाउन और सिटी का मतलब ये हुआ कि जिस शहर के, जिस नगर के आप रहने वाले हैं, उससे संबंधित आपसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और उन सवालों में सबसे पहला सवाल आता है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसका कल्चरल रिचनेस कहाँ पर दिखाई देती है, उसका कल्चरल हेरिटेज क्या है। वहाँ आपको ये बताना चाहिए कि हमारा जो टाउन है, हमारा जो नगर है, वहाँ पर फोक डांसेस कौन से हैं, फोक म्यूजिक कैसा है, हैंडीक्राफ्ट्स कैसा है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स कैसे हैं, और हम किस तरीके से टूरिस्ट को हमारे शहर में, हमारे नगर में आकर्षित कर सकते हैं। ये जानकारी आपको अपने स्टेट, अपने शहर के बारे में, अपने नगर के बारे में देनी चाहिए। अब जैसे हम सीधी बात जयपुर की यदि करना चाहते हैं तो जयपुर की हिस्ट्री क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अभी कुछ ही समय पहले आप जानते हैं कि जयपुर की वॉल्ड सिटी को, जयपुर की जो वॉल्ड सिटी है उसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट क्या है, ये यूनेस्को के द्वारा बनाई जाती है। इसमें कैसे नगरों को, कैसी सिटीज़ को, कैसे स्थानों को शामिल किया जाता है, इसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। और आने वाले समय में इसके सामने क्या चुनौतियां हैं उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए बताना चाहिए। बहुत से लोग आते हुए सवाल ये पूछते हैं कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि इसे पिंक सिटी क्यों कहते हैं। अब पिंक को हमने गुलाबी कहा और गुलाबी को पिंक कहते हुए इसे पिंक सिटी कहना शुरू किया, जबकि ऐसा नहीं है। इसके आपको डेप्थ में जाकर ये जानकारी लेनी पड़ेगी कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने इसे पिंक सिटी कहा, और उसके बाद में हमने इसका हिंदी में अनुवाद किया और हम इसे पिंक सिटी कहने लगे। तो कहने का हमारा अर्थ ये है कि ये जो चार मैंने यूनिट्स आपके सामने रखी हैं, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ आपको देखना चाहिए, नेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सब कुछ देखना चाहिए, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये देखना चाहिए, टाउन और सिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये सब आपको देखना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है और इतने समय का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपका 50% इंटरव्यू का जो फ्रेमवर्क है वो इसी से जुड़ा हुआ है।
यानी आपका जो 50% इंटरव्यू होगा वो उसमें ये यदि आप तैयार करते हैं तो आप 50% इंटरव्यू देने की स्थिति में बन जाते हैं। इसका दूसरा 50% क्या हो सकता है, इसके लिए मैं आपको 100 क्वेश्चंस देने वाला हूं। ये 100 क्वेश्चंस हैं, इन 100 क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। बाकी बचा हुआ 50% आपका इन 100 क्वेश्चंस पर आधारित होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में आते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू योरसेल्फ, वो आपसे स्वयं से संबंधित कुछ सवाल और प्रश्न हैं, और वो सवाल कैसे होंगे और कैसे हैं, आपसे ये जानकारी लेने का प्रयास बोर्ड करता है कि आपकी एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है, आपके पास विषय कौन से रहे हैं, आपने जिन विषयों का चुनाव किया उन विषयों का चुनाव आपके द्वारा क्यों किया गया, क्या आपने उन विषयों को लेने से पहले अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स से, अपने दोस्तों से उसके बारे में सलाह ली, आपने क्या रुचि रखते हुए उन विषय का चुनाव किया, या किसी अन्य व्यक्ति से प्रभावित होकर आपने उन विषयों का चुनाव किया। ये बोर्ड आपसे जानना चाहेगा, तो आपको अपने बारे में सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में आता है क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर जॉब, आप जिस जॉब में हैं ऑलरेडी उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और इसके साथ साथ जो जॉब जिसको आपने ऑफर किया है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर आपके सवाल बनेंगे। तीसरी कैटेगरी हो सकता है जिसमें आपसे सवाल पूछेंगे मोटिवेशन से संबंधित, आप किस चीज से मोटिवेट हो रहे हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपने जो कुछ भी अब तक अध्ययन किया है उससे संबंधित, और उसको आप कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं उससे संबंधित सवाल होंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिन्हें हम सिचुएशनल क्वेश्चंस कहते हैं, जो परिस्थितियों से जुड़े हुए होते हैं। आपसे सवाल पूछते हैं कि बताइए प्रशासन में यदि ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो इन परिस्थितियों का मुकाबला आप कैसे करेंगे। इस तरह के सवाल और प्रश्न उस कैटेगरी में हमने रखे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो 100 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूंगा, इन क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना चाहिए। उनके आंसर्स आपको बहुत ब्रीफ में तैयार कर लेने चाहिए। आप पूछेंगे कि ऐसे सवालों के उत्तर हम तैयार क्यों करें। वो इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि हम ड्राइंग रूम में बैठकर जो बातचीत आपस में करते हैं उस भाषा का प्रयोग हमें इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए। हमें पहले से अपना जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन तैयार कर लेना चाहिए, और उस सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के साथ ही हम उसको इंटरव्यू बोर्ड के सामने कैसे रखना चाहते हैं, वो बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता है, वो ध्यान में रखकर हमें वो आंसर्स फ्रेम कर लेने चाहिए। देखिए होता ये है कि इंटरव्यू में हम बहुत बड़े एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में भी रहते हैं, और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर में क्या होता है कि कई बार बहुत सी बातें हमें ध्यान में रहती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट पर हम वो बात भूल जाते हैं, याद नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हम ये कहें कि कभी कभी ऐसा होता है, ये इसलिए नहीं। हम साइकोलॉजिकल प्रेशर में जब होते हैं तो कई बार थॉट ब्लॉक हो जाता है, और थॉट ब्लॉक होने का मतलब ये हुआ कि वो बात हमारी जुबान तक तो है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही है। इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं उनको आप फ्रेम करें। अब ये सवाल कैसे हो सकते हैं और उसमें आपको उसका जवाब कैसे देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, आप किसी न किसी जॉब में पहले से यदि हैं और आरएस का इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, तो सबसे पहला आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि आप शिक्षा में हैं। मान लें तो आप शिक्षा से आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं। हम बहुत सी बातें वहाँ कहने का प्रयास करते हैं। हम कई बार ये कहते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम ये करना चाहते हैं, लेकिन आपसे सीधा फिर ये सवाल कहा जाएगा कि समाज सेवा तो शिक्षा से अच्छी कोई हो नहीं सकती। तो इसलिए इसका आंसर पहले से फ्रेम कर लेना चाहिए। आपको इसका उत्तर क्या देना चाहिए और इसका उत्तर क्या हो सकता है उसको फॉर्म कर लेना चाहिए। आपसे सवाल पूछा गया कि आप ऑलरेडी एक शिक्षक हैं,
तो आप ये बताइए कि आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं। तो आपको ये कहना चाहिए कि सर, शिक्षा के क्षेत्र में हमें केवल एक ही क्षेत्र में अपनी दक्षता, अपना हुनर दिखाने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन प्रशासन में हमें अलग अलग क्षेत्रों में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलता है। हमें अलग अलग क्षेत्रों में अपना हुनर दिखाने का, अपनी दक्षता दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। मैं अपनी इन विशेषताओं का प्रयोग प्रशासन में अलग अलग क्षेत्रों में कर सकता हूं। आपने मैसेज क्या दिया इंटरव्यू बोर्ड को? आपने इंटरव्यू बोर्ड को यह समझाने की कोशिश की कि शिक्षा के क्षेत्र में तो मुझे जानकारी है, लेकिन मेरा जो हुनर है उसको प्रशासन में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात भी आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने रख रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप में अलग अलग क्षेत्रों में हुनर है और उन विशेषताओं को ध्यान में रखकर आप उनका प्रयोग प्रशासन में कर सकते हैं। तो उत्तर को इस तरीके से यदि हम फ्रेम करते हैं तो मैं सोचता हूं कि आप बड़े पुख्ता तौर पर अपनी बात अक्रॉस द टेबल रख सकते हैं। कई बार सवाल ये पूछे जाते हैं जो आपको परेशान भी करते हैं। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जब आपसे ये कहेंगे कि अच्छा ये बताइए कि आप करप्शन से और भ्रष्टाचार से कैसे बचेंगे। तो आप बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करते हैं कि हम नैतिकता पर ध्यान देंगे, हम मॉरल वैल्यूज पर ध्यान देंगे। वो सब बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसका पुख्ता जवाब क्या हो सकता है वो भी हमें फ्रेम कर लेना चाहिए। वो क्या हो सकता है? आपको ये कहना चाहिए, बड़े सरल तरीके से ये बात रखनी चाहिए कि सर, इसमें कोई शक नहीं कि समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब आपने ये जो बात की है, क्या इसको कोई नकार सकता है? इसे कोई नहीं नकार सकता। मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर आया है, मैं ये सोचता हूं कि भ्रष्टाचार शायद उसी दिन से शुरू हो गया, तो इसलिए समाज का कोई भी व्यक्ति इसको नकार नहीं सकता। तो इसलिए आपने क्या कहा कि सर, इसमें कोई शक नहीं कि समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है। फिर आगे कहिए कि सर, लेकिन समाज में ऐसे भी तो लोग हैं जो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, कर्मठ हैं, और सर शायद ये समाज और ये दुनिया ऐसे ही लोगों की वजह से चल रही है। मैं समाज के इस अंग का भाग बनकर रहूंगा या रहूंगी। आपने क्या मैसेज दिया? आपने ये मैसेज दिया कि समाज में भ्रष्टाचार है, इसमें कोई शक नहीं, इसे कोई नहीं नकार सकता, लेकिन आपने ये कह दिया कम वॉट में, आपने ये कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लाइन को क्रॉस नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। दुनिया में कितने भी भ्रष्टाचार लोग हो, कितना भी भ्रष्टाचार हो, मैं उस लाइन के इस तरफ रहूंगा या रहूंगी। और आपने अपनी बात को ये कहते हुए सामने रखा है कि मैं किसी भी तरीके से विचलित नहीं होऊंगा और नहीं होंगे। ये बात आपने अक्रॉस द टेबल रख दी। कहने का मतलब ये है कि जो भी बात कहें उसको बहुत शॉर्ट में, प्रिसाइज और टू द पॉइंट अक्रॉस द टेबल। मैं बार बार कहता हूं, अक्रॉस द टेबल का मतलब है जहां इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स बैठे हैं उन तक आप पहुंचाने का प्रयास करें। आमतौर पर हमारी बेटियों को, लड़कियों को, बच्चियों को यह सवाल पूछा जाता है कि आप लड़की होकर, महिला होकर प्रशासन में कैसे घर और ऑफिस में अपना तालमेल बिठाएंगे? लड़की होने से क्या आपके सामने कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी। उसका समाधान आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी आपको मैं ये कहूँगा हमारे लड़कियों को कि वो किस तरह से इसका जवाब तैयार कर सकते हैं। आप ये कहिए कि सर, इसमें कोई शक नहीं कि एक महिला होने के नाते शारीरिक दृष्टि से महिला पुरुषों की तुलना में कमजोर प्रतीत होती है। अब देखिए, आपने क्या कहा, मैसेज दिया प्रतीत होती है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं ये कहना भी चाहती हैं कि ऐसा नहीं है। आपने ये कहा कि ये बात सही है कि शारीरिक दृष्टि से
ये बात सही है कि महिला पुरुषों से कमजोर प्रतीत होती हैं, लेकिन सर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महिलाएं पुरुषों से कहीं स्ट्रांग और ताकतवर होती हैं, और मानकर चलिए कि यह बात विज्ञान प्रूव कर चुका है। और यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, साइकोलॉजिकली यदि हम बात करें तो महिलाएं पुरुषों से कहीं स्ट्रांग हैं। तो एक तो सबसे पहले यह बताने की कोशिश करें कि आप जो जिस जेंडर के हैं उस जेंडर को आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने जेंडर को प्रोटेक्ट करना है, और उस जेंडर में होने के नाते आपको अपने जेंडर पर गर्व करना है। तो आपने ये कहा कि मैं साइकोलॉजिकली यदि यह बात कहूं तो हम पुरुषों से कहीं सशक्त हैं, और इसलिए यह मैं मानती हूं कि हम किसी भी दृष्टि से हम पुरुषों से कम नहीं हैं। और इसलिए जहां तक प्रशासन और हमारी फैमिली लाइफ का प्रश्न है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पुरुष सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं, हम भी वैसा करने में सक्षम हैं। और आगे कह दीजिए कि सर हमें याद आता है इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की वो बात जो शायद हमारे सब के लिए सही प्रतीत होती है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, जिसने कभी शादी नहीं की, उसे वर्जिन क्वीन कहते हैं, उसने कहा, आई नो आई हैव अ वीक एंड अ फीबल बॉडी ऑफ अ वुमन। I know I have a weak and a feeble body of a woman, but my heart and my stomach is that of a king, and that too the king of England. इसका मतलब यह हुआ कि उसने पूरी दुनिया को यह कह दिया, बता दिया कि हम शारीरिक दृष्टि से शायद कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम पुरुषों से किसी भी तरीके से कम नहीं हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि महिला होने के नाते जो आपसे प्रश्न और सवाल पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको अपने जेंडर को प्रोटेक्ट करना है। उस जेंडर को प्रोटेक्ट करते हुए आपको अपने उस जेंडर पर गौरवान्वित महसूस करना है। और मैं ये समझता हूं कि यदि आप ये बात अक्रॉस द टेबल इस तरीके से रखें तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, और उसका प्रभाव इंटरव्यू बोर्ड पर जरूर पड़ेगा। कई बार हमारे विद्यार्थी ये सवाल पूछते हैं कि इंटरव्यू की जब तैयारी की जाती है तो विषय की दृष्टि से हम क्या तैयार करें। तो विषय की दृष्टि से तैयार करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, और ये एग्जाम्पल हमने बरसों से विद्यार्थियों पर जो इंटरव्यू देने जाते हैं उन पर हमने ट्राई किया है, और हम इसमें सफल भी हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए, हम जिस किसी विषय के हैं, मान लीजिए हमारा विषय इंजीनियरिंग रहा है, मान लीजिए हमने हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, बायो पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, कोई भी विषय हमारा हो सकता है। उस विषय की हम तैयारी कैसे करें? तो उस विषय के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप देखिए सिलेबस उठाकर, तो सिलेबस तो देखिए कहां शुरू होता है और कहां खत्म होता है, और शायद खत्म होने का नाम भी नहीं लेता। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई एक एरिया ऐसा किसी भी विषय का तैयार कर लेना चाहिए, और वो तैयार इस तरीके से कर लेना चाहिए कि उस विषय में से कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल यदि पूछा जाता है तो उसका तुरंत आप जवाब देने की स्थिति में हो। मान लीजिए मैं बात इतिहास की करता हूं, और इतिहास के संदर्भ में हमने ये कहा कि हमने एक एरिया हिस्ट्री का, इतिहास का हमने तैयार कर लिया। इंटरव्यू बोर्ड में क्या परिस्थिति बनती है? परिस्थितियां दो ही बन सकती हैं, और वो दो परिस्थितियां क्या होती हैं? या तो हमने किसी प्रश्न का जवाब दे दिया, एक परिस्थिति ये हुई, और एक परिस्थिति कि हमने सवाल का जवाब नहीं दिया। इन दो के अलावा कोई तीसरी परिस्थिति इंटरव्यू बोर्ड में नहीं बनेगी। दो परिस्थितियां आपके सामने हैं। एक, कोई भी आपसे प्रश्न पूछा गया उसका आपने जवाब दे दिया, और दूसरी परिस्थिति है कि कोई भी आपसे प्रश्न सवाल पूछा उसका जवाब आप नहीं दे पाए। दोनों ही परिस्थिति में आपको क्या कर लेना चाहिए, इसकी भी हमें तैयारी करनी चाहिए। आपसे कोई सवाल पूछा और मान लीजिए आप उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब जब सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो उस समय कैंडिडेट की परिस्थिति क्या बनती है? सबसे पहले तो दिमाग में यह आता
अरे बाप रे, इस सवाल का हम जवाब नहीं दे पाए। और जैसे ही ये फीलिंग हमारे अंदर आई कि हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, हम कहीं ना कहीं डीमोरलाइज हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं सिंकिंग फीलिंग हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही सिंकिंग वो सिचुएशन हमारे मन में आती है, हमारा इंटरव्यू खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति को हमें संभालना चाहिए। क्या हुआ? आपसे सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आप डीमोरलाइज हो गए, आप में सिंकिंग फीलिंग आ रही है और उसके अलावा आगे एक और डर और भय आपके मन में आ गया कि अगले सवाल का भी आप जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो उस घबराहट में आपने क्या किया? अपना इंटरव्यू बिगाड़ दिया। लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि इस परिस्थिति का कैसे सामना करें। मैंने कहा, आपसे सवाल पूछा और आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो जब नहीं दे पाए तो अपने आप में सबसे पहले अपना बॉडी और माइंड का बैलेंस बना कर रखिए। किसी भी तरीके से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सवाल पूछा, सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए, अपने आप को संतुलित रखने की कोशिश कीजिए और जवाब क्या दिया जा सकता है उस पर गौर कीजिए। आप ये कहिए, सॉरी सर, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। आपने क्या कहा? सॉरी सर, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो भी सवाल आपसे पूछा गया है उसकी कुछ जानकारी आपको है। इसका मतलब आपने इंटरव्यू बोर्ड को ब्लफ नहीं किया है। कभी भी ब्लफ करने की इंटरव्यू में कोशिश मत करिए। आपने इंटरव्यू को बोर्ड को ब्लफ नहीं किया है। आपने केवल यह कहा है, सॉरी सर, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद में आप ये कहिए, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, मेरी रुचि का विषय ये है। और वो रुचि का विषय कौन सा होगा? वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होगा जो आपने अपने विषय का तैयार किया है। अपने विषय में जो एरिया आपने तैयार किया है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, बोर्ड से कहिए कि आपसे सवाल उसी एरिया में से पूछा जाए। आपने क्या किया? बोर्ड को वही सवाल पूछने के लिए मजबूर किया जो आप चाहते हैं कि बोर्ड आपसे सवाल पूछे। इसका मतलब यह हुआ कि इंटरव्यू बोर्ड को भी आप गाइड कर सकते हैं कि आपको वही सवाल पूछा जाए जो आप तैयार करके गए हों। इंटरव्यू में पहला आपने कहा क्या था? सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और सवाल का जवाब जब नहीं दे पाए तो आपने कहा, सॉरी सर, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, मेरी रुचि का विषय यह है। उनको आप से उसी सवाल को पूछने के लिए मजबूर कीजिए जो आपने तैयार किया है। दूसरी परिस्थिति क्या बनती है? सवाल का जवाब आपने दे दिया। जब किसी प्रश्न का जवाब आप इंटरव्यू बोर्ड में देते हैं और सफलतापूर्वक जब आप जवाब दे देते हैं तो उसके बाद अंदर मन में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। क्या फीलिंग होती है? इसका जवाब तो भाई मैंने दे दिया, लेकिन एक भय आपके मन में बना रहता है। और वो भय क्या है? आगे अगले सवाल का मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको क्या करना चाहिए? आपको यह कहना चाहिए, सर, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, मेरी रुचि का विषय ये है। कहने का मतलब सवाल का जवाब दे दिया या नहीं भी दिया, दोनों परिस्थितियों में आपको इंटरव्यू बोर्ड को यह कहना चाहिए कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, ताकि इंटरव्यू बोर्ड आपसे वही सवाल पूछे जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और फिर उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि यह प्रतीत होना चाहिए कि आपको जो इंटरव्यू बोर्ड में जो मेंबर्स बैठे हैं उनकी तुलना में कहीं अधिक जानकारी है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो यह मानकर चलिए कि वो एक असरदार आपका इंटरव्यू बन सकता है।
इंटरव्यू में सवाल वो नहीं पूछे जाते जिसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं। आमतौर पर इंटरव्यू में सवाल वो पूछे जाते हैं जो सवाल या जिस सवाल का उत्तर आपको आता है। प्रश्न ये है कि जो कुछ भी आपको आता है उसको आप सही तरीके से अक्रॉस द टेबल बोर्ड के सामने कैसे रख पाते हैं, कैसे सफलतापूर्वक अपनी बात रख पाते हैं, ये गौर करने वाला विषय होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि इंटरव्यू बोर्ड में आपको कोई परेशान नहीं करता है, आपसे वही जानकारी लेने की कोशिश करता है जो आपको जानकारी है। उस जानकारी को आप सही तरीके से सही फ्रेम में रखते हुए आप उनको बताने का प्रयास करें। कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि अच्छा अपने बारे में बताइए। कई बार सवाल और आपका इंटरव्यू इसी प्रश्न से शुरू होता है, अपने बारे में बताइए। तो अपने बारे में बताने का मतलब क्या है? हम कई बार जब अपने बारे में बताने लगते हैं तो हम बहुत सी बातें ये कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने अचीव ये किया, मैंने ये हासिल किया, मैंने ये बात ठीक है, अपने बारे में बताएं। लेकिन उसके साथ साथ कभी भी आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी जीवन में आपने हासिल किया है, उसके लिए अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को भी क्रेडिट देने का प्रयास जरूर करें। हमने ये देखा है कि मॉडर्न जनरेशन में इसका अभाव है, तो इसलिए आपको ये कन्वे करना है कि आप ट्रेडिशनल परिवार से हैं, ट्रेडिशनल होते हुए भी, परंपरागत होते हुए भी आपके पास जो आइडियाज हैं वो मॉडर्न हैं। मॉडर्न आइडियाज रखते हुए आप एक ट्रेडिशनल परंपरागत पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं और आप ये बताने की कोशिश करें कि आप जो कुछ भी हैं वो किसकी वजह से हैं, अपने पेरेंट्स की वजह से हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से हैं, और जो कुछ भी आपने हासिल किया है और जीवन में आप हासिल करने वाले हैं उनके आशीर्वाद से होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कुछ भी हैं अपने बारे में बताते हुए आप क्रेडिट स्वयं लें, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को भी जरूर दें। उससे ये होगा कि आप ग्राउंडेड हैं, आपकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, आपको कोई हिला नहीं सकता, और सामने बैठा जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो ये महसूस करेगा कि ऐसे व्यक्ति का चयन मुझे करना चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड में आपको क्या मैसेज फाइनली देना चाहिए? इंटरव्यू बोर्ड को आपको ये बता देना चाहिए कि देखिए सर, आप जिस पोजीशन के लिए, जिस प्रशासनिक अधिकारी का आप चुनाव करना चाहते हैं, आप उनको इंटरव्यू के बोर्ड के सामने बैठकर ये कन्वे करने का प्रयास कीजिए कि सर, जिस जॉब के लिए आप किसी की तलाश कर रहे हैं, यू आर द बेस्ट सूटेड मैन और वुमेन फॉर दिस पोजीशन। आप उनको ये बताइए कि मुझसे अच्छा आपको कोई कैंडिडेट दूसरा नहीं मिलेगा। ये उनको कन्वे करने की कोशिश कीजिए और अपना इंप्रेशन इस तरीके से उन पर रखिए कि वो आपको उस पोजीशन के लिए, आपका चयन करने के लिए मजबूर हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर होना चाहिए। रिमेंबर, इंटरव्यू इज नथिंग बट योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपका सिलेक्शन फाइनली करवाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये मैंने आपको जो 100 क्वेश्चंस दिए हैं, इसके लिए आप जो नीचे दिया हुआ लिंक है टेलीग्राम पर, उस पर आप जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उनके प्रश्नों के आप उत्तर लिखिए और हमें वापस भेजिए ताकि हम अगली क्लास में उसमें आपके साथ डिस्कशन कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। और अंत में मैं यही कहूँगा कि हार्ड वर्क एंड लिटिल बिट ऑफ लक, दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।